एंड वेलकम बैक फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों का आज इस भौतिक भूगोल के वायु राशियों के दूसरे व्याख्यान में स्वागत है। पहले व्याख्यान में हमने वायु राशियां क्या होती हैं, उनके उत्पत्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं, 6 आदर्श उत्पत्ति के क्षेत्र बताए थे उसमें हमने, और फिर उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, और 16 प्रकार की जो वायु राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो सब चीज़ें हमने पहले अध्याय में पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायु राशियों के पृथ्वी की धरातल के ऊपर जो वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज। सभी महाद्वीपों पर मौसमवार और क्षेत्रवार विशेष वायु राशियों का प्रभाव रहता है। वर्तमान जलवायु एवं मौसम व्यवस्था ऐसी वायु राशियों से पूर्णतया प्रभावित है। अतः महाद्वीपवार वायु राशियों का अध्ययन अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यहाँ महाद्वीपवार वायु राशि का प्रभाव क्षेत्र संक्षेप में दिया गया है। पहला, उत्तरी अमेरिका की वायु राशियां। उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों में पहली है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सी और पी। पी तो हो गया ध्रुवीय के लिए, पोलर के लिए, और सी हो गया महाद्वीप के लिए, कॉन्टिनेंट। यह है ठंडी। ठंडी के लिए कूल मैंने पहले बताया आपको, के इस्तेमाल होता है। शुष्क तथा स्थिर, उसके लिए स्टेबल होती है, इसलिए छोटा एस इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसका विकास कनाडा के आंतरिक भाग, अलास्का तथा हिमाच्छादित आर्कटिक सागर के विस्तृत भाग पर होता है। यह स्थिर रहती है, किंतु बसंत ऋतु में जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो इस बर्फीली वायु राशि की निचली परत कुछ गर्म होने लगती है, जिससे यह अस्थिर होकर विशेष प्रभावी बनती है। इसका ठंडा प्रभाव मध्य संयुक्त राज्य व कभी-कभी दक्षिणी संयुक्त राज्य में पड़ता है। इसके कारण दक्षिणी भाग में मार्च-अप्रैल में 2-3 घंटे में तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाते हैं। इससे कृषि एवं मानव जो कार्य क्षमता है दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियां, जिसको शॉर्ट में एम समुद्र के लिए और पी आपका ध्रुव के लिए। यह वायु राशियां दोनों ही ओर के महासागरों में विकसित होकर उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करती हैं। अतः इन्हें अंध महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय के नाम से पुकारते हैं। इनके भी 2 उपभाग हैं। ध्रुवीय अंध महासागरीय वायु राशि, जो एम पी तो इसके साथ पहले का ही है, के क्योंकि ठंडी है, और एस स्थिर है, साथ में एटी इसके जोड़ दिया अंध महासागर के लिए, अटलांटिक इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए एटी जुड़ गया इसके साथ। इसका विकास कनाडा के पूर्वी तटीय भाग के एवं निकट के सागरों में होता है। यह शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के पूर्वी भाग की ओर बहने से प्राय प्रभावहीन रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुख्य महाद्वीप के विशेष गर्म हो जाने से यह अधिक प्रभावी रहती हैं। इसका विशेष प्रभाव गर्मियों में पूर्वी तट पर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में बना रहता है। और इसका दूसरा उपभाग है ध्रुवीय प्रशांत महासागरीय वायु राशि। एम पी पहले का आ गया इसका, डब्ल्यू क्योंकि गर्म है ये, और यू अस्थिर है, अनस्टेबल है, और साथ में पीसी इसका पैसिफिक ओशन के वाला पीसी प्रशांत महासागर का जुड़ गया इसमें। इसकी उत्पत्ति बेरिंग सागर व एलुशियन द्वीप के आसपास थल और जल पर होती है। अतः यह अस्थिर वायु राशि है। पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्वी सागरीय भागों पर बहती हुई यह नमी ग्रहण कर लेती है। यह रॉकीज से टकराकर सर्दियों में भारी हिमवर्षा और गर्मियों में हल्की वर्षा कर देती है। चिनूक हवा इसी का पूर्व की ओर का संशोधित व शुष्क रूप है। चिनूक हवा के बारे में हम स्थानीय हवाओं के अंदर पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। उत्तरी अमेरिका की तीसरी जो वायु राशि वह है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां। यह भी दोनों ओर के महासागरीय भागों में विकसित होती हैं। अतः इन्हें अंध महासागरीय एवं
एवं प्रशांत महासागरीय वायु राशि के नाम से पुकारते हैं। उष्णकटिबंधीय अंध महासागरीय या खाड़ी की वायु राशि, इसमें उष्णकटिबंधीय इसलिए इसका टी तो आएगा ही सही, इसमें महासागरीय भी एम टी आ गया इसमें, और ये गर्म है इसलिए डब्ल्यू जुड़ गया, और अटलांटिक की है इसलिए ए टी इसमें जुड़ गया। इस वायु राशि का विकास मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी एवं पूर्वी भाग के गर्म महासागरों में होता है। यह विशेष आर्द्र व उष्ण होती है। जब भी दक्षिणी और मध्य संयुक्त राज्य के विक्षोभ मंडल में ध्रुवीय वायु राशि की शीतलता बढ़ जाती है, तब संयुक्त राज्य के दक्षिणी तट एवं पश्चिमी द्वीप समूह में जबरदस्त वायु विक्षोभ की स्थिति एवं वाताग्र बनने से हरिकेन चलते हैं। हरिकेन उग्र उष्ण चक्रवात होते हैं जिनकी तीव्रता काफी होती है। ग्रीष्म ऋतु में नमी बढ़ने से यह वायु राशि विशेष अस्थिर एवं प्रभावी रहती है। दूसरा उपभाग है इसका उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय वायु राशि। जैसे ध्रुवीय के थे उसी तरीके से इसके भी हैं। इसके नामकरण में MTWPC पैसिफिक का जुड़ गया। यद्यपि यह वायु राशि मैक्सिको और कैलिफोर्निया से पश्चिमी तटीय सागरों में विकसित होती है, किंतु ठंडी कैलिफोर्निया की धारा के प्रभाव से इसके तापमान विशेष ऊंचे नहीं रहते एवं आर्द्रता भी सामान्य ही रहती है। अतः यह वायु राशि ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक प्रभावी रहती है, जबकि भूमि अधिक ठंडी रहती है। इसके प्रभाव से तटीय भागों एवं पश्चिमी पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है। और चौथी है, इसके अतिरिक्त कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी संयुक्त राज्य के मैदान व उत्तरी मैक्सिको पर उष्ण महाद्वीपीय वायु राशि का स्थानीय प्रभाव रहता है। इसका विकास टेक्सास, एरिजोना एवं उत्तरी मैक्सिको के संलग्न प्रदेशों में होता है। बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की वायु राशियां। दक्षिणी अमेरिका की वायु राशियों का अध्ययन व्यापक आधार पर नहीं हो पाया है, फिर भी महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। पश्चिम में एंडीज व ठंडी धारा प्रशांत तटीय व सागरी प्रभाव को रोकते हैं। यहाँ पर 3 वायु राशियों का प्रभाव उल्लेखनीय है। उष्ण कटिबंधीय अंध महासागरीय वायु राशि जो उत्तरी पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में होती है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि जो मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। और तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि जो दक्षिणवर्ती पूर्वी भाग में देखने को हमें मिलती है। अब है यूरोप की वायु राशियां। यूरोप वायु राशियों के विकास एवं अध्ययन का आदर्श प्रदेश है। यहाँ विशेष प्रकार की वायु राशियों का अभिसरण कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। यह प्रदेश विविध गुणों वाली वाताग्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकसित या इस प्रदेश को प्रभावित करने वाली मुख्य वायु राशियां निम्न है। पहला है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि। ध्रुव है इसलिए P जुड़ गया, महासागर की इसलिए M जुड़ गया, और यह गर्म है इसलिए इसमें तो ठंडी है इसलिए K जुड़ गया। यह वायु राशि मुख्यतः बर्फीली शीत ऋतु में ग्रीनलैंड से उत्तरी नॉर्वे के मध्य के सागरीय भाग में विकसित होती है। कठोर सर्दी के कारण यह सर्दियों में स्थिर रहती है। इस समय एशिया महाद्वीप पर भी महाद्वीपीय वायु राशि के विकसित होने की उत्तम दशाएं मिलती हैं। ग्रीष्म के आगमन के साथ ही वह वायु राशि अस्थिर होकर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग की ओर बढ़ती है। तब पर्वतीय भागों में उष्ण वायु राशि से टकराकर वर्षा करती हैं। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु में यह यूरोप की ओर बढ़ती है, इसमें संशोधन होता जाता है एवं अस्थिरता भी परिवर्तन के कारण बनी रहती है। दूसरी है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। ध्रुवीय इसलिए P जुड़ गया, महाद्वीप की इसलिए इसमें C जुड़ गया, और यह ठंडी है इसलिए इसमें K जुड़ गया। यह वायु राशि उत्तरी एशिया की ध्रुवीय वायु राशि का ही विस्तार है। इसकी सीमा उत्तरी यूरोप व रूस के कठोर शीत वाले प्रदेश में है। अधिक भारी, शुष्क एवं स्थिर होने से यह धीमी गति से मध्यवर्ती यूरोप की ओर बढ़ती है। यहाँ यह उष्ण महासागरीय गतिशील अस्थिर वायु राशि के संपर्क में आकर शीघ्र संशोधित होने लगती है। उपयुक्त वायु राशियों का प्रभाव शीतकाल की कठोरता के कारण विशेष रहता है। इसी कारण उष्ण वायु राशियों से जब यह टकराती हैं तो विषमताएं होने से चक्रवातों का तेजी से विकास होता है, सुविकसित वाताग्र बनते हैं एवं वर्षा भी अधिक हो जाती है। ग्रीष्मकाल में यह अपने उत्पत्ति क्षेत्र से बाहर की ओर निरंतर गतिशील होकर
अस्थिर रहती हैं एवं संशोधित होकर प्रभावी बन जाती हैं। ग्रीष्मकाल उपयुक्त वायु राशियों के विकास के लिए आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र नहीं बन पाते। उपोष्ण महासागरीय वायु राशि, इसमें महासागर का M है, उपोष्ण का ट्रॉपिकल का T है और ये गर्म है इसलिए इसमें W जुड़ा हुआ है। इन वायु राशियों का विकास अंध महासागर के उच्च भार वाले क्षेत्रों में होता है। यह पछुआ हवाओं के सहारे यूरोप महाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। यह वायु राशि गल्फ स्ट्रीम व उत्तरी अंध महासागरीय ड्रिफ्ट के प्रभाव से विशेष उष्ण, अधिक आर्द्र, ऊंचाई तथा प्रभावी एवं विशेष गतिशील रहती है। फिर पछुआ हवाओं की गति भी यहाँ अपेक्षितः अधिक ही रहती है। शीतकाल में जब ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां बर्फीली पवनों से प्रभावित रहती हैं, तब इन दोनों वायु राशियों के मौलिक लक्षणों में बहुत अधिक अंतर होने से इनकी मिलन रेखा पर शीघ्र व स्पष्ट वाताग्रों का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में उपोष्ण वायु राशि तो सुविकसित रहती है, किंतु ध्रुवीय वायु राशि काफी संशोधित होकर कमजोर पड़ती जाती है। इस कारण ग्रीष्मकाल में मौसम इतना उग्र या विशेष प्रभावशील नहीं रहता। इससे परिवर्तन का प्रभाव स्थानीय महत्व का एवं धीमा बना रहता है। भूमध्य सागरीय संशोधित वायु राशि, इसमें M क्योंकि महासागर का इसलिए जुड़ गया, T ट्रॉपिकल है और गर्म है इसलिए W है, और MT मेडिटेरेनियन की वजह से इसमें जोड़ दिया गया है। मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश के उपोष्ण व आर्द्र स्वभाव वाले उत्पत्ति क्षेत्र में शीतकाल में संशोधित उष्ण वायु राशि प्रवाहित होती है। इस पर निकट के शीतल अरब प्रदेश का प्रभाव भी पड़ता है। सनातनी पवनों के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण यहाँ पछुआ हवाओं का प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त मध्य एशियाई उच्च भार की दशाओं के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश की वायु राशि पछुआ हवाओं के प्रभाव से विकसित होने लगती है। यह पूर्व की ओर प्रसारित होते समय वाताग्रों का भी निर्माण करती है। पूर्वी भाग में ध्रुवीय एवं मध्य एशियाई ठंडी वायु राशियों की सीमा से मिलकर वाताग्र प्रभावशाली हो जाते हैं। वाताग्र क्या होते हैं, इसमें कई बार मैं बोल रहा हूँ। वाताग्र जब ठंडी और गर्म जो वायु राशियां टकराती हैं तो वो एक दीवार सी बना देते हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले व्याख्यान में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी से संशोधित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होकर शीतकाल में तुर्की से उत्तर पश्चिमी भारत तक दूर दूर तक वर्षा एवं हिमपात करते हैं। यह वायु राशि गतिशील किंतु ऊंचाई में छिछली होने से शीघ्र संशोधित होने लगती है। अतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र का प्रभाव भी उसी के अनुरूप सीमित रहता है। ग्रीष्मकाल में यह सहारा की उष्ण व शुष्क व्यापारिक पवनें चलने से यह वायु राशि प्रभावहीन हो जाती है। बात करें एशिया महाद्वीप की वायु राशियां। एशिया महाद्वीप में वायुदाब की विशिष्ट एवं संशोधित व्यवस्था मौसम के अनुसार विकसित होती है। अतः इन वायु राशियों पर मानसूनी प्रभाव बना रहता है। यहाँ की मुख्य वायु राशियों की गतिशीलता एवं प्रभाव क्षेत्र पर नवीन खोज के अनुसार जेट स्ट्रीम के सीमांतों एवं उनसे प्रभावी स्वरूप का विशेष असर बना रहता है। यहाँ की मुख्य वायु राशियां निम्न है। पहली, ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी वायु राशि, ध्रुवीय का P, महाद्वीप का C, ठंडी का K इसमें जुड़ गया CPK। विश्व में एशिया महाद्वीप का आंतरिक भाग शीतकाल में ठंडी वायु राशियों का आदर्श प्रदेश है। यहाँ की कठोर सर्दियाँ, बर्फीला धरातल, उच्च वायुदाब, सामुद्रिक प्रभाव का अभाव आदि कारण मिलकर आदर्श प्रतिचक्रवातीय दशाएं पैदा करते हैं। अतः यहाँ पर विशाल पैमाने पर वृहद ध्रुवीय महाद्वीपीय बर्फीली वायु राशि का विकास होता है। इसी के प्रभाव से हिमालय से उत्तर में कैस्पियन सागर से चीन तक कई दिन तक कठोर बर्फीले तूफान चलते हैं। यहाँ की जलवायु में शुष्कता, अपवाद स्वरूप बर्फ गिरना एवं स्वच्छ वायुमंडल की विशेषताएं पाई जाती हैं। कई बार दक्षिणी व पूर्वी भागों में तापमान अचानक कई दिन तक हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इसे CPKS वायु राशि कहते हैं। प्रारंभ में यह स्थिर रहकर सुविकसित होती जाती है। बाद में समभार रेखाएं पूर्वी तट के निकट पास होने से यह अस्थिर होकर
प्रशांत की ओर बढ़ती हैं। जापान, पीला सागर व पूर्वी चीन सागर के प्रभाव से इसमें पर्याप्त नमी भी आ जाती है, अतः यह संशोधित एवं अस्थिर व निचली परतों में गर्म बनकर संशोधित CPWU, पहले ये ठंडी और स्थिर थी, अब ये गर्म और अस्थिर हो गई, वायु राशि बन जाती है। इसी कारण इसके प्रभाव से पश्चिमी जापान, तटीय द्वीपों एवं कमचटका व कोरिया प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थानीय रूप से वर्षा या हिमपात हो जाता है। कभी-कभी इसका प्रभाव पूर्वी चीन के मध्यवर्ती भाग तक भी दिखाई देता है। एशिया की दूसरी है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है: प्रशांत महासागरीय उष्ण वायु राशि MTW और PC प्रशांत महासागर का। इंडोनेशिया एवं चीन सागर के मध्य गर्म क्यूरोसिवो धारा के प्रवाह क्षेत्र में इस वायु राशि का विकास होता है। एशिया महाद्वीप पर ग्रीष्मकाल में निम्न भार की दशाएं विकसित होने से यह वायु राशि अस्थिर बनी रहकर सागर से महाद्वीप की ओर तेजी से प्रवाहित रहती है। इसी के प्रभाव से ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में जब कभी भी महाद्वीप में विक्षोभ मंडल में शीतल प्रभाव बना रहता है, तो चीनी तट पर तेजी से अस्थिरता बढ़ने से टाइफून, ये उत्पाती उष्ण चक्रवात होते हैं, विकसित होते हैं। इनसे दक्षिणी चीन से जापान तट तक भयंकर तूफानी दशा पाई जाती है। टाइफून भी मेक्सिको की खाड़ी में विकसित हरिकेन की तरह हानि पहुंचाने वाले होते हैं। यह वायु राशि सितंबर के पश्चात महाद्वीपीय वायु दाब दशा बदलने के कारण प्रभावी होती जाती है। चीन में मानसूनी वर्षा इसी वायु राशि के प्रभाव से होती है। इसका दूसरा उपभाग है हिंद महासागरीय उष्ण मानसूनी वायु राशि MTWU और MN, इसका मानसून की वजह से MN जुड़ गया इसमें। दक्षिणी एशिया में उत्तरी भारत से सऊदी अरब तक ग्रीष्मकाल में तेजी से तापमान बढ़ने लगते हैं एवं यहाँ का वायुदाब गिरने लगता है। इसी समय भारत में वायुदाब विषुवत रेखा से भी अधिक गिर जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण हिंद महासागर में उष्ण मानसूनी वायु राशि तेजी से विकसित होने लगती है। इस उष्ण वायु राशि की गतिशीलता एवं उत्तर की ओर प्रवाह पर जेट स्ट्रीम धारा की सीमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जैसे जैसे उत्तरी जेट स्ट्रीम तिब्बत की ओर खिसकती जाती है, वैसे वैसे सागर की ओर से मानसूनी वायु राशि तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। विषुवत रेखा एवं विशाल सागरी तल की ओर से प्रवाहित होकर आने से इस वायु राशि में भारी मात्रा में एवं अधिक ऊंचाई तक नमी पाई जाती है। इसी वायु राशि में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय आघात एटमॉस्फेरिक ट्रफ सुविकसित होते रहते हैं। यही मानसून के फूट पड़ने का भी कारण है, जिसके प्रभाव से भारत में दूर दूर तक मध्यम से भारी वर्षा हो जाती है। इसी आघात के विकास से पहले एवं जेट स्ट्रीम के पुनः हिंद महासागर की ओर खिसकते समय दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में विशेष झंझावात की दशाएं बन जाती हैं। इसी से प्रतिवर्ष अप्रैल, मई व नवंबर महीने से उत्पाती उष्ण चक्रवात चलते हैं। शीतकाल में विक्षोभ मंडलीय दशा बदलने एवं उच्च वायुदाब व्यवस्था के पुनः विकास से यह वायु राशि समाप्त होकर निष्प्रभावी हो जाती है। यही वायु राशि इन दिनों संशोधित रूप में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग की ओर प्रभाव डालती है। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की वायु राशियां। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंध में है, अतः यहाँ पर उष्ण वायु राशियों का ही विशेष प्रभाव पाया जाता है। यहाँ की मुख्य वायु राशियां निम्न है: उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, महाद्वीप की है इसलिए C, उष्ण है इसलिए ट्रॉपिकल का T, और गर्म है इसलिए W, और अस्थिर है इसलिए U। इसका विकास सहारा एवं सूडान के अर्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में होता है। यह वायु राशि विशेष गर्म, अस्थिर, शुष्क किंतु छिछली होती है। ग्रीष्मकाल में एवं उसके उत्तरार्ध में यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर भूमध्य सागरीय वायु राशि को प्रभावहीन बनाती है। इसी के प्रभाव से दक्षिणी यूरोप में धूल भरी आंधियां एवं गर्म हवाओं के प्रभाव से बीच बीच में तापमान बढ़ते जाते हैं। शुष्क व उष्ण वायु राशि होने से यह प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा तो नहीं करती, किंतु वाष्पीकरण की क्षमता अवश्य बढ़ा देती है। दक्षिणी अफ्रीका में
उष्ण मरुस्थल बहुत सीमित क्षेत्र में फैला है। वहाँ अंटार्कटिका की ओर से भी शीतल वायु और शीतल धाराओं का प्रभाव रहता है, अतः विषुवत रेखा से दक्षिण में ऐसी वायु राशि विकसित नहीं हो पाती। दूसरा है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां। इसके दो उपभेद पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय उष्ण महासागरीय मानसूनी वायु राशि MTW और MN मानसून की वजह से इसमें जुड़ गया। पूर्वी अफ्रीका के तट एवं पूर्वी पठारी भाग की ओर मानसूनी वायु राशि प्रभावी रहती हैं। इस वायु राशि का विकास हिंद महासागर में होता है। ग्रीष्म काल में जब उत्तरी महाद्वीप गर्म होता है एवं व्यापारिक वायु राशियां इसके प्रभाव से विषुवत रेखा पार कर आगे बढ़ती हैं, तब यह वायु पूर्वी अफ्रीका के तट पर कीनिया से लेकर मोजाम्बिक के तट तक प्रभावशील रहती हैं। इस ग्रीष्मकालीन मानसूनी वायु राशि के प्रभाव से संपूर्ण पूर्वी अफ्रीकी तट पर पर्याप्त वर्षा हो जाती है। वैसे सितंबर से मार्च के बीच यह वायु राशि दक्षिणी भाग की ओर संशोधित रूप में मोजाम्बिक के तट पर प्रभावशाली रहती है। गिनी की खाड़ी उष्ण महासागरीय वायु राशि MTW। इस वायु राशि को उत्पत्ति क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका के गिनी की खाड़ी से दक्षिणवर्ती अंध महासागर का विशाल प्रदेश है, अतः यह विषुवत रेखीय वायु राशि मानी जा सकती है। इसका प्रभाव से तटीय भागों पर वायु संवहन अधिक होता है। यह वायु राशि सूर्य की स्थिति बदलने के कारण बीच बीच में अस्थिर बनी रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गेबोन से लेकर संपूर्ण खाड़ी तट पर बना रहता है। फिर भी इस पर संवहन का विशेष प्रभाव होने से यह स्थिर वायु राशि की तरह ही प्रभावी रहती है। ध्रुवीय महासागरीय शीतल वायु राशि MPK। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में पछुआ हवाएं अंटार्कटिका के वृहद बर्फीले प्रदेश से संशोधित होकर कुछ शीतल रहती हैं। इसी प्रदेश की महासागरीय वायु राशि का प्रभाव दक्षिणी अफ्रीका के तटीय भागों पर सर्दियों में बना रहता है। यह वायु राशि शीतकाल में विशेष प्रभावी रहती है। इसमें पर्याप्त नमी होने से दक्षिणी अफ्रीका के तट व ऊंचे पठारी भागों पर अच्छी वर्षा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की वायु राशियां जो कि निम्न है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि CTW। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग उष्ण मरुस्थलीय है। इस प्रभाव से यह ग्रीष्म काल में बहुत अधिक उष्ण व शुष्क बना रहता है। यहीं पर महाद्वीपीय वायु राशि का उद्गम क्षेत्र भी है। यह वायु राशि तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। इसके कारण निम्न वायुदाब की दशा विकसित होने से नवंबर से फरवरी के मध्य उत्तरी व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ भी उत्तरी तट पर संशोधित मानसूनी महासागरीय आर्द्र वायु राशि का प्रभाव बना रहता है। महाद्वीपीय वायु राशि ग्रीष्मकाल में सितंबर से मार्च तक ही विशेष प्रभावी रहती है। शीतकाल में यहाँ पर स्थिर दशाएं विकसित होने लगती हैं। दूसरी है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि MPWU। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में शीत ऋतु जुलाई में अंटार्कटिका में उत्तर की ओर प्रवाहित पछुआ पवनें चलने लगती हैं। इस समय वायु पेटियों के उत्तर से खिसकने में जहाँ ध्रुवीय महासागरीय आर्द्र वायु राशि चलती है, इसमें पर्याप्त नमी भी रहती है। इसके चलने से पछुआ हवाओं का क्षेत्रीय प्रभाव अधिक विकसित हो जाता है, अतः इससे सारे दक्षिणी व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के तटीय और ऊंचे भागों पर अच्छी वर्षा हो जाती है। तो आज हमने पृथ्वी की धरातल के ऊपर विभिन्न महाद्वीपों के अंदर वायु राशियों के वितरण के बारे में अध्ययन किया। पूर्व के व्याख्यान में हमने वायु राशियों की उद्गम क्षेत्र जो कि 6 थे और उसका वर्गीकरण महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से 16 उपभागों में होता है वो पढ़ा था, और आज हमने वितरण करा। इसके साथ ही वायु राशियों का जो हमारा व्याख्यान है आज पूर्ण होता है। हम शीघ्र दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।